तो आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर का आप नहीं पढ़ाएंगे, तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी ईयर का तैयारी होगा, थर्ड ईयर का भी बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का साथियों देते रहेंगे। और फर्स्ट सेकेंड का तो रेगुलर आपको वीडियो आता ही रहेगा। फर्स्ट का शाम में 6 बजे और सेकेंड का सुबह 6 बजे। तो जो लोग फर्स्ट सेकेंड में अपना टाइमिंग देख लीजिए और आप लोग आकर वीडियो देखिएगा। साथियों, हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस इसका कर चुके हैं, बिस्तरी घाव। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो बिस्तरी घाव बहुत अच्छे से समझाए हैं, अच्छे से दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको दोस्तों किसी भी स्टेट में है तो पूछ सकता है। तो अच्छे से बिस्तरी घाव को देख लीजिए, जाइए नहीं देखे तो। और बाद बाकी 3 क्वेश्चन हैं जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में 4 क्वेश्चन आता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं से क्या समझते हैं और इसके जो मूल सिद्धांत है वो लिखे, और यहाँ पे नर्स की क्या भूमिका है वो लिखे। क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं है क्या। साथियों, स्कूल स्वास्थ्य सेवा समुदाय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आयाम है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निम्न कारण है। दोस्तों, जो स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दोस्तों क्या है, समुदाय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है, कम्युनिटी हेल्थ का एक महत्वपूर्ण दोस्तों भाग है। और दोस्तों स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं है प्रदान करने का निम्न कारण है। कौन कौन से कारण है चलिए जानते हैं। दोस्तों है पहले है लार्ज संख्या, यानी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब यहाँ पे होता क्या है साथियों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसमें पॉइंट रखना है। जैसे जो है दोस्तों स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का निम्न कारण है, क्या क्या कारण है, तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। मतलब जैसे पॉइंट में है बड़ी संख्या है, दूसरा है वृद्धि और विकास का समय है, तीसरा है रोगों की शीघ्र पहचान है, चौथा है समूह में रहना है, पांचवा है नियंत्रित जनसंख्या, और दोस्तों छठा है शिक्षा के अवसर। तो दोस्तों ये है 6 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या है, बड़ी संख्या, दूसरा है दोस्तों वृद्धि और विकास का समय होता है, रोगों को शीघ्र पहचान यहाँ पे किया जा सकता है, चौथा है दोस्तों समूह में रहा जाता है दोस्तों स्कूली शिक्षा में, और दोस्तों पांचवा है नियंत्रित जनसंख्या। दोस्तों स्कूली शिक्षा पाकर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। छठा है शिक्षा के अवसर। दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा का भी अवसर प्राप्त होता है, तो इसीलिए इसे शिक्षा का भी अवसर कहा जाता है। तो ये 6 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और इसमें जो चीज़ें हैं वो अपने से खुद से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है बड़ी संख्या। दोस्तों बड़ी संख्या जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्कूल होता है साथियों, तो स्कूल क्या है, यहाँ पे स्कूल जो है बच्चे जनसंख्या काफ़ी बड़े भाग का हिस्सा होता है। जो दोस्तों स्कूली बच्चे होते हैं वो जनसंख्या में क्या होता है, काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये स्कूल का समय क्या होता है, 5 से 14 वर्ष के बीच में होता है, जो कि क्या होता है दोस्तों, ये लगभग 1/4 जनसंख्या होता है। जनसंख्या का कितना होता है, 1/4 भाग होता है। अतः वे सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के एक बड़े भाग के हकदार है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा जो है सबके लिए है, चाहे छोटा हो बड़ा हो चाहे कोई हो। तो दोस्तों जो स्कूली शिक्षा है, तो स्कूली शिक्षा के टाइम में होता क्या है कि जो 5 से 14 वर्ष के जो स्टूडेंट नॉर्मल होता है, जो स्कूल जाते हैं, उसका क्या है, एक संख्या बहुत बड़ा है, क्योंकि जानते हैं कि एक स्कूल में दोस्तों कम से कम 50, 100, 150 पढ़ते हैं और ना जाने कितना स्कूल सारा है। तो दोस्तों वैसे में इसका संख्या क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब जो स्कूली छात्र है उसका संख्या बहुत अत्यधिक है। तो इसका क्या है, एक सामुदायिक में दोस्तों स्वास्थ्य में इसका एक बड़े भाग का हकदार ये स्कूली छात्र हो सकता है, तो इसीलिए बड़ी संख्या बताया गया है। दूसरा है वृद्धि और विकास का समय। जो दोस्तों अपने जीवन के इस भाग में बच्चे में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होता है, अतः उन्हें स्वास्थ्य निरीक्षण की तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिक होती है। दोस्तों ये जो होता है, दूसरा जो चीज़ें हैं, जो स्कूली पीरियड होता है दोस्तों, जो स्कूल का समय होता है, बच्चा जब तक स्कूल अपना जाता रहता है उस समय होता क्या है कि बच्चे में दोस्तों संपूर्ण विकास और संपूर्ण दोस्तों वृद्धि का इस समय होता है, क्योंकि स्कूली पीरियड में ही आमतौर पे 15 वर्षों तक बच्चे का दोस्तों हर एक चीज़ क्या होता है, परिवर्तन होता है, शारीरिक विकास होता है, वृद्धि होता है। तो इस सब चीज़ों को दोस्तों ख्याल में रखते हुए उसे मार्गदर्शन भी स्वास्थ्य का देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये पीरियड ही उसे वृद्धि और विकास के लिए होता है। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं दूसरा में। तीसरा है रोगों को शीघ्र पहचान। बच्चों में संक्रमण, रोग तथा कुपोषण की संभावना अधिक होती है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इसकी शीघ्र पहचान कर ली जाती है, जिसमें समय पर उचित उपचार का रोगों का रोका जा सकता है। दोस्तों रोगों को शीघ्र पहचान, जो तीसरा पॉइंट है उसमें दोस्तों है कि रोगों को शीघ्र पहचान। दोस्तों जो स्कूली स्वास्थ्य सेवा है दोस्तों, उसके तरफ से ये जो बच्चों होते हैं, बच्चों में दोस्तों कुपोषण का और उसके बाद संक्रमण फैलने का जो चांस होता है वो अत्यधिक होता है। तो इस सब को रोकने के लिए दोस्तों स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं का काम होता है कि इसे शीघ्रता से पहचान करके इसका उपचार कैसे होगा और इस रोगों को रोका कैसे जा सकता है, इसके बारे में लोगों में क्या करना, जागरूकता फैलाना, बच्चों को रोगों को शीघ्रता से पहचान
पहचानना, उसके रोकथाम, ये सारी चीज़ें रोग पहचान में होता है। तीसरा है दोस्तों, उसके बाद है चौथा है समूह में रहना। दोस्तों ये जो होता है, समूह में रहने से नया सामाजिक और मानसिक अनुभव प्राप्त होता है। उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों दबाव पड़ते हैं। बालक को संक्रमण के खतरे की संभावना अधिक होती है। बालक स्कूल से संक्रमण घर ले जाते हैं और परिवार के सदस्यों और समुदाय में संक्रमण प्रसार कर सकते हैं। दोस्तों ये जो होता है समूह में रहना, समूह में रहने का मतलब होता है कि नया सामाजिक और मानसिक अनुभव प्राप्त होता है। दोस्तों आप किसी के बीच में रह के, 10 व्यक्ति के बीच में रह के उससे क्या करेंगे, उससे आप सामाजिक और मानसिक अनुभव ले सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी कहता है कि समूह में रहने से नया सामाजिक और मानसिक जो होता है अनुभव प्राप्त होता है। उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों दबाव पड़ते हैं। दोस्तों जो बच्चा होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, होता क्या है कि उसके ऊपर मानसिक और दोस्तों शारीरिक दोनों दबाव पड़ता है। तो दोस्तों बालकों में संक्रमण की खतरे की भी संभावना अधिक होता है। अगर दोस्तों समूह में रहने से तो पॉजिटिव चीज़ें होगा कि वो नया चीज़ें सीखेगा भी, व्यवहार, मानसिक और सामाजिक अनुभव भी प्राप्त करेगा नया। लेकिन होगा क्या कि समूह में रहने से बालकों में दोस्तों क्या होगा, संक्रमण का भी खतरा अधिक होता है। तो दोस्तों अधिक होगा तो होगा क्या कि अगर स्कूल में दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ पे सभी बच्चे समूह में रहते हैं, तो बालक क्या होगा, संक्रमण जो है वहाँ से घर ले आ सकता है और समुदाय और अपने घर में इसको क्या कर सकता है, संक्रमण फैला सकता है। तो ये चीज़ें होता है जो कि समूह में रहने से होता है। चौथा, पांचवा साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि नियंत्रित जनसंख्या। दोस्तों स्कूल बालकों की जनसंख्या नियंत्रित है, उनका एक विशेष आयु समूह है, अतः उनका आसानी से निरीक्षण तथा मार्गदर्शन किया जा सकता है। दोस्तों स्कूल जो है कहता है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो दोस्तों, वहाँ पे जो जनसंख्या होता है वो नियंत्रित होता है, क्योंकि आपको स्कूल में 100 या 50 या 150 फिक्स देखने को मिलता है। सभी स्कूल में जितना एडमिशन हुआ रहता है छात्र का, उतना ही स्टूडेंट आते हैं, आप उतने ही को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर 150 छात्र हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य या जो स्कूल स्वास्थ्य वाले हैं वो समझ लेंगे कि ये 150 छात्रों को निपटने के लिए, समझाने के लिए कितने की आवश्यकता होगा, कितने स्वास्थ्यकर्मी का, तो उतना वो मैनेज करके इसको आसानी से क्या करेंगे, समझ लेंगे। और दोस्तों जो चीज़ें होगा, उनके समूह में एक विशेष समूह का बच्चा रहेगा तो उसको आसानी से मार्गदर्शन दे सकते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाए, आगे इसको क्या करना चाहिए। तो यही हो गया नियंत्रित जनसंख्या। मतलब स्कूल में जो जनसंख्या होता है एक सीमित होता है, सभी स्कूल में एक सीमित जनसंख्या होता है और उसी सीमित जनसंख्या में दोस्तों एक विशेष आयु वर्ग के बच्चे सब रहते हैं। तो उसको क्या होता है, उसको दोस्तों जनसंख्या के बारे में उनको आसानी से निरीक्षण और मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। छठा पॉइंट है शिक्षा के अवसर। दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और बच्चों में आचार विचार ढालने के लिए स्कूल सर्वोत्तम स्थल है, क्योंकि बच्चे को स्कूल में सीखते वैसा ही घर में जाकर अमल करते हैं। दोस्तों स्कूल जो है, स्कूल यहाँ पे बताया जाता है कि शिक्षा के अवसर। दोस्तों ये जो स्कूल जो है यहाँ पे होता क्या है कि स्वास्थ्य के बताने के लिए, स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों बच्चों में शिक्षा प्रदान करने के लिए यह एक बहुत बड़ा माहौल, अच्छा माहौल होता है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया सिखाया जाता है वही चीज़ आके बच्चे क्या करते हैं, घर पे उसको रिपीट करते हैं। तो वही चीज़ है, अगर स्कूल में बच्चे को स्वास्थ्य के संबंधी शिक्षा दिया जाए तो घर पे आके उसको भी अमल करेगा कि क्या हमें स्वच्छता से कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये 6 पॉइंट शिक्षा के अवसर हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं का क्या उद्देश्य है, लिखिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य क्या है या जरूरी क्यों है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला है स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण कार्यक्रम द्वारा स्कूली बालकों को वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। बहुत ईजी है दोस्तों। स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों जरूरी है, तो स्कूली स्वास्थ्य सेवा इसीलिए जरूरी है, जो वहाँ पे बच्चों है उनमें दोस्तों स्वास्थ्य का निरीक्षण, स्वास्थ्य का देखभाल और पोषण कार्यक्रम से संबंधित जितने भी जानकारी हो, वृद्धि विकास हो, सभी के लिए दोस्तों उनमें प्रोत्साहित करना स्कूल में दोस्तों इसके प्रति। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दूसरा है इसका, दूसरा कहता है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम। दोस्तों जो संक्रामक रोग है उसको रोकथाम कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों इसको यहाँ पे बताया जाएगा। तीसरा है स्कूल में स्वस्थ रहने को प्रोत्साहन देना, जिसे स्कूली बालक स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपनाए। दोस्तों स्कूल में स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहन करेंगे और दोस्तों जो है बालक जो है स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपना, मतलब उसके प्रति चेष्टा रखेगा, संतुष्टि रखेगा। तो ये सारी चीज़ें बताया जाएगा। मतलब पॉजिटिव चीज़ें लिख देना है कि दोस्तों हम क्या बताएंगे स्कूली बच्चों को इसमें उद्देश्य में। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन आपसे लंगड़ी लगा रहेगा, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको पॉइंट तोड़ के क्वेश्चन दिया रहता है। वो हो गया उद्देश्य, वो हो गया स्कूली स्वास्थ्य सेवा है क्या। उसके बाद दोस्तों हो गया, अब आपसे पूछेगा कि स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या भूमिका है। तो दोस्तों स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य परिचारिका की निम्न भूमिका है। कौन कौन से भूमिका है, तो चलिए हम लोग देखते हैं।
साथियों यहाँ पे है वह स्वास्थ्य शिक्षक और सलाहकार है। वह स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य वार्ताओं की योजना बनाती है, साथ ही स्वास्थ्य संबंध में शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन करती है। दोस्तों जो स्कूल होता है वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनके शिक्षक भी होते हैं, तो ही कहता है कि वह स्वास्थ्य की शिक्षक और सलाहकार है। जो दोस्तों नर्स है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, एक शिक्षक के रूप में और एक सलाहकार के रूप में भी काम करती है। तो वह क्या करेगी, स्कूल में जो भी शिक्षा देगी स्वास्थ्य के बारे में, जो भी योजना बनाती है उसका दोस्तों क्या है, स्कूल के दोस्तों शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन करती है, इस जो भी योजना बनाएगी, जो भी वार्ता करेगी स्कूल में उसके प्रति। तो ये हो गया। दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की प्रमुख भूमिका स्कूल घर समुदाय में संपर्क बनाए रखना है। स्कूल में बच्चे के सीधे सीखने और घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में यह सहायक है। दोस्तों जो नर्स का काम है कि सामुदायिक स्वास्थ्य की जो दोस्तों परिचारिका की जो प्रमुख है मतलब जो भूमिका है वो है दोस्तों स्कूल घर और समुदाय में संपर्क बनाए रखना। मतलब दोस्तों स्कूल समुदाय और जो घर है दोस्तों उसके एक समुदाय के अंदर ही दोस्तों स्कूल घर दोनों होता है। तो कहता है समुदाय से भी, घर से भी और स्कूल से भी संबंध को, संपर्क को बनाए रखेगी एक नर्स। उसके बाद है स्कूल में बच्चे को सीखने और घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में वह सहायक होती है। दोस्तों जो घर में बच्चा, जो स्कूल में बच्चा सीखती है, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा बच्चा को तभी सीख पाएगा। तो वही दोस्तों है वो जो स्कूल में बच्चे जो सीखते हैं और जो घर में उनके प्रचलित मतलब चलन है व्यवहार का, उसके दोस्तों अंतर जो भी होगा, उस दोनों में जो भी अंतर होगा उसको दूर करने में सहायक होती है। तो दोस्तों यही है चीज़ें। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए, तीसरा है कि वह स्वास्थ्य कार्यक्रम की समन्वय करता है और संगठक है। दोस्तों जो नर्स है वो स्वास्थ्य के क्या है, एक कार्यक्रम की समन्वयता करता है और संगठक है। वह स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है। दोस्तों जो नर्स होती है वह स्कूल के लिए स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है और दोस्तों जो है अभिभावक शिक्षक की संग बैठक का आयोजन करती है। गृह भेंट के समय वह परिवार के स्वास्थ्य कार्यक्रम समझाती है। दोस्तों जो नर्स है वो क्या है, समन्वय करता है, संगठक है, ये चीज़ें हैं। और जो नर्स है दोस्तों वह स्कूल के स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है। वह स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक को क्या करती है, कंडक्ट करती है, संचालित करती है। और अभिभावक और जो शिक्षक होते हैं उनके बीच में दोस्तों बैठक करके आयोजन करती है। और जो गृह भेंट होती है दोस्तों, गृह भेंट के समय परिवारों को स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में समझाती है। तो ये चीज़ें हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें हम लोग भूमिका भी देख लिए, निर्देश भी देख लिए और दोस्तों और सारी चीज़ें हम लोग सेवाएँ क्या होता है वो भी देख लिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आपका बम हो जाएगा, 10 नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अलग की तरफ चलते हैं। एक अलग चीज़ें में है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 8वां नंबर में बताइए कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य क्रम है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है क्या। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की क्या भूमिका है बताइए। मतलब साथियों व्हाट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब दोस्तों मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है क्या और इसमें नर्स का क्या भूमिका है, इसको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है राष्ट्रीय तौर पे वो क्या है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि NMHP का फुल फॉर्म बताइए। NMHP का, तो दोस्तों NMHP का फुल फॉर्म होता है N फॉर नेशनल, M फॉर मेंटल, H फॉर हेल्थ, P फॉर प्रोग्राम। मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। साथियों सन 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब चालू किया गया, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब चालू किया गया, तो 1982 में चालू किया गया। उसके बाद दोस्तों है सन 2003 में इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। दोस्तों जो सन 2003 है उसमें कुछ प्रावधान जो है वो जोड़ा गया। मतलब दोस्तों 1982 में तो इसको चालू किया गया, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों जब शुरू कर दिया गया तो भारत सरकार के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ चेंजेज किया गया, मतलब कुछ इसमें और चीज़ें को जोड़ा गया। तो जोड़ा क्या किया गया, कब जोड़ा गया, तो 2003 में फिर से इसमें कुछ जोड़ा गया। किसमें, नेशनल हेल्थ में मेंटल प्रोग्राम में कुछ जोड़ा गया 2003 में। जैसे क्या जोड़ा गया कि राजकीय मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण। दोस्तों जो स्टेट में जो साइकेट्रिक का अस्पताल है दोस्तों उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। वह मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग को उन्नत बनाना। मतलब दोस्तों जो मेडिकल कॉलेज होता है, जो दोस्तों महाविद्यालय चिकित्सा होता है, उसमें जो दोस्तों साइकेट्री वार्ड है, जो डिपार्टमेंट है, उसको और ज़्यादा विकसित करना, उसको और ज़्यादा उन्नत बनाना। ये दो चीज़ें जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया, तो सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है 1982 में शुरू किया गया और भारत सरकार के द्वारा इसमें फिर से जो है 2003 में कुछ चीज़ें जोड़ा गया। कौन सी चीज़ें जोड़ा गया, तो जैसे दोस्तों राजकीय मानसिक अस्पताल में आधुनिकीकरण करना और साथ में दोस्तों मेडिकल कॉलेजों में मनोरोग विभाग को उन्नत बनाना, ये दो चीज़ों को जोड़ा गया। अब दोस्तों जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य क्या था, तो इस चीज़ को हम लोग चलिए जानते हैं।
साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स का क्या भूमिका है। 10 नंबर में पूछेगा तो आप लोग आराम से लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का। तो दोस्तों मानसिक रोगों को पहचान करना व उनका उपचार उपलब्ध कराना। दोस्तों ये जो है इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का कि मानसिक का जो भी रोगी है उसको पहचान करके उसका उपचार उपलब्ध कराना। दूसरा है भारत में प्रत्येक राज्य में मानसिक रोगियों को उचित उपचार व सहायता उपलब्ध कराना। दोस्तों यह एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इसलिए दोस्तों ये राष्ट्रीय प्रोग्राम होने के नाते इसका पूरे देश में दोस्तों क्या होता है, ये चलता है। तो ये पूरे देश में चलता है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पे है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि भारत में प्रत्येक राज्य में मानसिक रोगियों को उचित उपचार व सहायता उपलब्ध कराना इसका काम है। तीसरा दोस्तों समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। दोस्तों जो समुदाय है मतलब समुदाय का मतलब जो समुदाय में रह रहे रोग है हमारे आसपास के, उसके प्रति दोस्तों उसमें दोस्तों उसको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। किस में भाग लेने के लिए, तो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये चीज़ हो गया। चौथा है साथियों कि समान स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी को प्रोत्साहित करना। दोस्तों जो जनरल हेल्थ है दोस्तों उसमें भी दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देना, ये प्रोत्साहित करना उनका काम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उद्देश्य हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़, ये देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स का क्या भूमिका होगा, मतलब रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो किस प्रकार से होगा दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की निम्नलिखित भूमिका होगी। क्या क्या भूमिका होगी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि क्या क्या रूप में जो है नर्स भूमिका निभा सकती है मतलब इस कार्यक्रम के तहत। तो पहला होगा दोस्तों क्लिनिकल रोल मतलब नैदानिक भूमिका, दूसरा होगा अध्यापिका भूमिका, तीसरा होगा परामर्शदाता की भूमिका, चौथा होगा समायोजन की भूमिका, पाँचवा होगा वकील की भूमिका। साथियों आपको याद रखना है। छठा है दोस्तों प्रशासक की भूमिका मतलब रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको क्या है याद करके रखना पड़ेगा। सातवां है दोस्तों संपर्ककर्ता की भूमिका मतलब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मेकर के रूप में ये जो है वो संपर्क करेगी, इसका भूमिका है। तो आप ये 7 पॉइंट याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे सारी चीज़ें दोस्तों लिखा जाएगा। अब दोस्तों जो नैदानिक भूमिका इसमें होगा क्या चलिए देखते हैं। पहला नैदानिक भूमिका है दोस्तों लोगों में मानसिक रोगों को पहचान व उनके उपचार में सहायता करना। यह नर्स का दोस्तों समुदाय में मुख्य कार्य है। दोस्तों नर्स का ये कार्य है नैदानिक भूमिका में यही होगा कि लोगों में दोस्तों मानसिक रोगों को पहचान करके उनके उपचार में सहायता करना, ये नर्स का दोस्तों प्रमुख कार्य है और मुख्य कार्य है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब साथियों हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा है अध्यापक के भूमिका मतलब टीचर रोल के रूप में। नर्स लोगों के मध्य मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है तथा रोकथाम व उपचार के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। दोस्तों आप जानते हैं कि टीचर स्कूल में ही जो या ट्यूशन में ही जो टीचर पढ़ाते हैं वही शिक्षक नहीं होते हैं, वो शिक्षक किसी भी रूप में दोस्तों हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो यही कहा जाता है कि जो नर्स है वो टीचर का भी रोल अदा कर सकती है, लोगों में दोस्तों मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा प्रदान करके और उनके उपचार और उनके रोकथाम के लिए शिक्षा प्रदान करके। तो यही चीज़ें अध्यापक हो गए हो। उसके बाद दोस्तों है तीसरा है परामर्शदाता के रूप में। दोस्तों ये जो नर्स जो है परामर्शदाता के रूप में भी ये भूमिका निभाएगी। समाज में उपस्थित जो है मानसिक रोगियों व सुग्राही समूहों को रोगी को रोकथाम व उपचार के लिए उचित परामर्श प्रदान करने के मानसिक रोगों में कमी लाती है। दोस्तों जो परामर्शदाता की भूमिका होता है इसमें कहा जाता है कि हमारे समाज या समुदाय में जो भी दोस्तों मानसिक रूप से या सुग्राही समूह के लोग रोगी का है उनमें दोस्तों इसके उपचार और इसके रोकथाम के लिए उचित मार्गदर्शन करेगी, उचित परामर्श देगी और इसके रोगी को कमी लाने में दोस्तों मदद करती है। तो यही चीज़ें है परामर्श देगी मतलब जो दोस्तों ऐसे प्रकार के जो रोगी होगी समाज में या समुदाय में मानसिक रोगी होगी उसके बीच में परामर्श देगी उसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उपचार के लिए। तो यही होता है परामर्श के रूप में। चौथा है दोस्तों समायोजन की भूमिका रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों नर्स लोगों व स्वास्थ्य दल के दूसरे सदस्यों के मध्य समायोजन का कार्य करती है। इससे सुविधा की प्राथमिकता में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों को काम करने में आसानी होता है। दोस्तों जो नर्स कहा जाता है समायोजन की भूमिका में चौथा जो पॉइंट है समायोजन की भूमिका, उसमें कहा जाता है कि नर्स जो है वो दोस्तों समाज में एक और दोस्तों जो स्वास्थ्य दल में अनेक जो सदस्य हैं उनके बीच में क्या करती है कोऑर्डिनेट का काम करती है मतलब समायोजन की काम करती है। जिससे होता क्या है कि स्वास्थ्य का जो सुविधा है उसके प्राथमिकता में वृद्धि होता है, मतलब लोग इसको क्या करते हैं और ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं और स्वास्थ्य दल के सदस्यों को क्या होता है काम करने में आसानी हो जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कब आप कोई व्यक्ति अगर आपके साथ समायोजन बैठा के चलेगा तो सीधी सी बात है कि उसको काम करने में और ज़्यादा आसानी हो जाता है। तो यही चीज़ है समायोजन के रूप में। पाँचवा है वकील की भूमिका। दोस्तों
नर्स जो है वो एडवोकेट के रूप में भी काम करती है। कैसे? तो नर्स कार्य करते समय कानून के विभिन्न पक्षों को प्रयोग करती है, जिससे रोगी व स्वयं के अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सके तथा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर सके। दोस्तों एक वकील का क्या काम होता है कि वकील को दोस्तों कानूनों को रखवाला माना जाता है। वो क्या करता है कि कानून के प्रति जो है वो दोस्तों सजग रहता है। कोई भी दोस्तों हनन होने पर सबसे पहला जो आवाज़ है वकील ही उठाता है। तो दोस्तों वही चीज़ें है, कहता है कि रोल ऑफ एडवोकेट मतलब जो नर्स है दोस्तों वो कानून के हर एक पहलुओं को जानेगी और दोस्तों खुद को और रोगी के कानूनी रूप से जो भी दोस्तों अधिकार होगा उसको रक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करेगी तथा दोस्तों समुदाय के लोगों को जो है अपने अधिकार के प्रति जागरूक करती है। दोस्तों एक मतलब नर्स को ये काम है वकील के रूप में कि वो नर्स जो है वो अपने और जो रोगी है खुद का और जो रोगी है उसके अधिकारों का रक्षा करेगी। मतलब दोस्तों सभी का अपना अपना राइट्स होता है, तो उस राइट्स को दोस्तों क्या करेगी, बचाए रखेगी, वो प्रभावी ढंग से लागू करेगी और साथ ही दोस्तों समुदाय में लोगों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करेगी। तो ये चीज़ हो गया। छठा है प्रशासक के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। दोस्तों एक नर्स का भूमिका होता है, कार्य होता है कि वह जो है प्रशासक के रूप में भी काम करती है। जैसे नर्स स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है तथा अन्य सहयोगी सदस्यों का मार्गदर्शन करती है। अतः नर्स समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासक भूमिका निभाती है। दोस्तों प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या होता है कि कामों को दोस्तों अच्छे से करवाना और उसको मैनेज करना और देख रेख करना, यही दोस्तों होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों जो नर्स होती है उसका दोस्तों एक काम होता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो भी क्रियान्वयन मतलब जो भी कार्य हो रहा है उसको करती है, साथ ही जो भी उनके सहयोगी सदस्य है उसको दोस्तों क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। साथ ही वह क्या करती है, नर्स जो है समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वयन करने हेतु प्रशासक की भूमिका निभाती है, एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभाती है। वही चीज़ें है, नर्स जो है समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को करने हेतु दोस्तों वो देख रेख करेगी और सारी चीज़ें नियमित रूप से करेगी। तो यही चीज़ें है प्रशासक के रूप में हो गया। अब दोस्तों सातवां यहाँ पे देखिए, सातवां में कह रहा है कि संपर्ककर्ता के रूप में मतलब कॉन्टैक्ट मेकर के रूप में। दोस्तों जो स्वास्थ्य दल में नर्स है, नर्स ही एक ऐसी कार्यकर्ता होती है जिसका सर्वप्रथम रोगी सामना करते हैं। अतः नर्स रोगी व उसके संबंधित चिकित्सा व स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है। रोगी के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही नर्स एवं रोगी का परस्पर संबंध हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए नर्स महत्वपूर्ण कड़ी है। दोस्तों जो सातवां पॉइंट है, कहता है कॉन्टैक्ट मेथड। दोस्तों स्वास्थ्य दल में जो नर्स होती है, जो स्वास्थ्य दल में जो एक नर्स होती है, जो एक नर्स कार्यकर्ता होती है, उसका दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्या होता है, योगदान होता है। और वो दोस्तों रोगी से सीधा सामना करती है। दोस्तों रोगी से सीधा सामना करने के बाद होता क्या है कि नर्स और रोगी के बीच और उसके दोस्तों परिवार या संबंधी के बीच या चिकित्सक या स्वास्थ्य दल के बीच, यानी सभी के बीच जो कॉन्टैक्ट मेकर का काम कौन करती है, नर्स ही करती है। नर्स ही दोस्तों नर्स से डॉक्टर को मिलवाती है। नर्स ही दोस्तों रोगी को उसके पेरेंट या उसके रिलेटिव से संपर्क करती है। या नर्स जो ही है दोस्तों अन्य चीज़ों की ज़रूरत होने पर मानसिक रोगी को किसी अन्य स्वास्थ्य दल से भी कांटेक्ट करती है। तो यही चीज़ें हो गया, हर एक चीज़ों को दोस्तों ये क्या करती है, नर्स जो है दोस्तों वो महत्वपूर्ण एक ऐसा कार्यकर्ता है जो सर्वप्रथम ये है सभी चीज़ों को संबंध बना के स्थापित करती है। और दोस्तों जो रोगी है उसको अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही क्या होता है, नर्स और रोगी के बीच में संबंध जो है परस्पर हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। तो ये सातवां पॉइंट है जो कि संपर्ककर्ता की भूमिका में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए नर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे सभी चीज़ देख लिए, स्वास्थ्य कार्यक्रम है क्या, मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम है क्या, मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मतलब दोस्तों उद्देश्य देख लिए, मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका देख लिए। तो ये चीज़ें हो गया, 10 नंबर पूछेगा तो आराम से लिख देंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोस्तों है आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इस बार के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मूत्रीय संस्थान का सचित्र वर्णन करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों मूत्र के बारे में लिखना है। सबसे पहले मूत्र के बारे में आपको घटक लिखना है कि मूत्र होता क्या है, मूत्र में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें हम दोस्तों मूत्र में एक और क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट नोट्स, वहाँ कर लेंगे कि मूत्र होता क्या है, मूत्र में कौन कौन से घटक है, मूत्र में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होता है, ये सब दोस्तों हम अलग देख लेंगे। अभी हम ये लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो चीज़ें जो हम बताएंगे बाद में मूत्र के बारे में, मूत्र कैसे दोस्तों निर्माण होता है, तो हर एक चीज़ हम वहाँ पे दोस्तों क्या होगा देखेंगे। तो उसको भी दोस्तों यहाँ पे शुरू में लिख देना है। उस मूत्र के बारे में लिखने के बाद दोस्तों क्या होता है,
मूत्र में लिखने के बाद होगा क्या कि आपको चित्र बनाना होगा। देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों चित्र होता है, और ये चित्र आपको बनाना दोस्तों हर हाल में बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सचित्र वर्णन दोस्तों कहेगा, चित्र नहीं बनाएंगे तो आपका 5 नंबर कट जाएगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है साथियों तो आप चित्र नहीं बनाएंगे तो आपका 5 नंबर सीधा सीधा कट जाएगा। अगर आप चित्र बना देते हैं साथियों और दोस्तों मैटर कुछ कम भी लिखते हैं तो आपको नंबर पूरा पूरा मिलता है। तो दोस्तों यही है एनाटॉमी। एनाटॉमी में दोस्तों आपको करके बताना होता है, प्रैक्टिकल करके बताना होता है, डायग्राम के थ्रू बताना होता है। तो ये मूत्रीय संस्था है, इजी है, बता सकते हैं आसानी से। कैसे बना सकते हैं साथियों, तो देखिए आपको देखिए यहाँ पे कैसे है, ऐसे करके ऐसे है तो ये कैसे दे देना है। उसके बाद दोस्तों है ऊपर से ऐसे है और फिर दोस्तों ऐसे करके इसको ऐसे कर देना है। उसके बाद दोनों से क्या है ऐसे ऐसे जुड़ते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे जुड़ा है, और यहाँ पे दोस्तों इसको है फिर दोस्तों ऐसे नीचे की तरफ है, और दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इसको मतलब थोड़ा बड़ा बनाइएगा तो ये आसानी से दोस्तों क्या होगा बन जाएगा। और बनने के साथ ही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे साथियों दर्शाना होगा। जैसे दोस्तों जो यहाँ पे होता है राइट किडनी है, इस बगल देखिए जो दोस्तों है ये राइट किडनी होता है। हमारे तरफ से दोस्तों ये क्या है लेफ्ट है, लेकिन ये है राइट। ये जो आप अपने तरफ से देखिएगा दोस्तों, उस तरफ से देखिएगा तो ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, 2 किडनी होता है। ये दोस्तों मेन आर्टरी है फ्रॉम हार्ट ब्रिंग ब्लड विथ वेस्टेज। दोस्तों ये वाला जो चीज़ें है, ये जो काला वाला चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है दोस्तों आर्टरी। मेन जो आर्टरी होता है वहाँ से हार्ट को लाता है दोस्तों। जो बेकार के जो दोस्तों ब्लड होता है उसको दोस्तों वेस्ट पड़ा हुआ जो ब्लड है, जो दोस्तों उसमें बहुत सारे अवांछित चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे लाता है। ला कर दोस्तों यही दोस्तों क्या करता है, किडनी छानने का कार्य करता है। तो यही कहता है एक काला वाला क्या है, काला वाला मेन आर्टरी है जहाँ से ब्लड आता है वेस्ट के साथ में, मतलब बेकार के साथ में। उसके बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो थोड़ा फ्रेश वाला है, ये वाला जो देख रहे हैं ये थोड़ा फ्रेश है, मतलब मेन वेन टू द हार्ट कैरियर क्लीन ब्लड। दोस्तों जो वेन होता है वहाँ से ये क्या करता है, ये क्लड बैरो क्लीन ब्लड को ये क्या करता है ढोता है। मतलब जो दोस्तों ये हमारा ये फ्रेश वाला देख रहे हैं थोड़ा, इसके पीछे ब्लैक वाला है, ये आर्टरी से आएगा बेस्ट ब्लड, और ये जो है दोस्तों ये क्लीन ब्लड वेन तक कैरी करता है। तो ये चीज़ें ऊपर वाला देख लिए। अब दोस्तों ये है क्या, देखिए ये यूरेटर है, ये वाला सिरा इधर वाला यूरेटर है, दोनों यूरेटर है, तो यहाँ पे देख लिए। अब साथियों हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वाला भाग है, देखिए कहा है नेर्व द टेल ब्रेन डैट द ब्लेडर इज फुल। दोस्तों आपका जो नर्व है, जो सेंसरी भाग है, वो कहता है कि यहाँ पे जो आपका ब्लेडर है वो क्या है, फुल हो चुका है। नर्व द टेल ब्लेडर टू ओपन। दोस्तों नर्व आपका जो दिमाग है वो कहता है कि ब्लेडर ओपन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों है ब्लेडर कलेक्ट यूरिन। दोस्तों यहाँ पे ब्लेडर क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है इसमें। उसके बाद दोस्तों है मसल टू कीप ब्लेडर क्लोज। दोस्तों यहाँ पे जो ब्लड ये क्या होता है, यूरिन जो कलेक्ट होता है वो दोस्तों ऑटोमेटिक तो निकलने नहीं लगता है। तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है, यहाँ से एक मसल्स होता है, मसल्स क्लोज करके रखता है इस यूरिन को। और दोस्तों जो यूरेथ्रा होता है, जो मूत्र मार्ग होता है, वही दोस्तों ये होता है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग मूत्रीय संस्था में इतना सारे चीज़ होता है जिसको हम लोग देखे हैं। क्या होता है इधर दोस्तों ये बीच वाला भाग है जो कि ब्लड को यहाँ पे जो यूरिन है उसको कलेक्ट करके ब्लेडर में रखता है। उसके बाद है यहाँ पे नर्व जो है कहता है कि ब्लेडर फुल हो चुका है, इस वाले में इस तरीके से दिखाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों नर्व जो है मतलब जो ये कहता है कि ब्लेडर अब ओपन होगा, मतलब ब्लेडर अब खुल रहा है। तो ये चीज़ें है। उसके बाद दोस्तों जो ये दोनों सिरा देख रहे हैं ये यूरेटर है। उसके बाद ऊपर में देख लिए कि 2 किडनी है, इधर है राइट किडनी और इधर वाला है, तो इधर वाला जो है ये है लेफ्ट किडनी। ये है दोस्तों मेन आर्टरी, मतलब ये जो बैक वाला है ये वाला मेन आर्टरी है। और ये दोस्तों जो फ्रेश वाला है ये दोस्तों है वेन है, जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा। तो समझ लिए इजी से। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ लिखना होगा इसके बारे में, तो क्या लिखेंगे, तो दोस्तों जो मैंने बताया कि मूत्र के बारे में सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे, उसके बाद चित्र बनाएंगे, उसके बाद दोस्तों ये सब याद, उसके बाद ये सब लिखिएगा, ये सब उसके बाद लिखिएगा। कब लिखिएगा, तो दोस्तों मूत्रीय संस्था जिसे रीनल सिस्टम भी कहते हैं निम्नलिखित अंगों से मिलकर बनता है। दोस्तों अब ये स्ट्रक्चर है, तो इसको दोस्तों अब बाद में लिखिएगा। पहले मूत्र के बारे में कुछ लिख दीजिएगा, एक आध पैराग्राफ, उसके बाद चित्र बनाइएगा और उसके बाद तब ये सब लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मूत्र के बारे में कैसे क्या लिखना है हम दे देंगे, आपको बता देंगे, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ साथियों। यहाँ पे देखिए ये जो है पहला जो है मूत्रीय संस्था जो मिलकर बनता है उसमें होता है 2 ब्रीक होता है या 2 गुर्दे जिसको बोलते हैं, जिसको किडनी। दोस्तों ये शरीर में मूत्र का निर्माण करते हैं और रक्त में घुले हुए व्यर्थ पदार्थों को छानते हैं। दोस्तों जो किडनी होता है, किडनी का हमारा काम होता है कि मूत्र का निर्माण करेगा और मूत्र के निर्माण करते हुए साथ ही दोस्तों ये ब्लड को छानने का काम करता है। तो यही जो दोस्तों बेस्ट ब्लड होता है, जो बेकार का ब्लड होता है, वो आता है यहाँ पे मेन आर्टरी के थ्रू और ये छानने का कार्य करता है। तो ये चीज़ें हो गया, 2 ब्रीक का ये काम है।
दूसरा है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इस कॉपी भरने का एक टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है? बहुत लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 4 चीज़ें बता दिया तो ये जहाँ जहाँ जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। ऐसे आपको नहीं लिखना है। पहले दोस्तों जो महत्वपूर्ण मूंगीय अंग है जो मिलकर बनाता है यूरिनरी सिस्टम को, तो ये 4 जो है, इस 4 को पहले आपको ऊपर में लिख लेना है सीरियली। बस ये सिर्फ 4 को लिखना है। मतलब आपको ऊपर में लिखना है कि मूत्र संस्थान जिसे रीनल सिस्टम कहते हैं वो निम्न अंगों से मिलकर बनता है। कौन कौन अंग है? तो ये 4 अंग को आपको दोस्तों पहले ऊपर में लिख देना है। सिर्फ ये 4 का, ये सब नहीं लिखना है अभी, पहले 4 को लिख देना है। 4 का लिख देंगे तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आप एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो 4 दूना 8 में ये हो जाएगा, 8 लाइन में तो यही हो जाएगा। अगर आप नहीं छोड़ के लिखते हैं तो 4 लाइन में तो ये कम से कम हो जाएगा। 4 लाइन में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप नीचे एक लाइन छोड़ के तब आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, तब यहाँ से ये पूरा लिखिएगा। 1 में ये पूरा, 2 में ये पूरा, 3 में ये पूरा, 4 में ये पूरा। इससे होगा क्या कि 4 में ऊपर ये इतना फुल कर देगा और फिर नीचे 4 पॉइंट में ये सारा फुल करेगा। तो ये हो गया। और कुछ लोग दोस्तों अगर करेंगे कि ये 4 लाइन में ही ये सभी लिख देंगे तो उससे होगा क्या कि उनका कॉपी शॉर्ट होगा। तो यही चीज़ें हैं। तो दोस्तों 2 ब्रिक देख लिए। अब होता है दोस्तों 2 मूत्र नलिया। दोस्तों 2 यूरेटर होता है। देखिए यहाँ पे 2 क्या है, यूरेटर से मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 2 यूरेटर है, एक यूरेटर इधर है, एक यूरेटर इधर है। दोनों किडनी से दोस्तों क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यही यूरेटर होता है। तो दोस्तों क्या है, 2 यूरेटर मतलब 2 मूत्र नलिया। तो ये नलिया मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय में पहुँचाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोस्तों गुर्दा है, ए वाला गुर्दा है मतलब किडनी है, और यहाँ से दोनों कनेक्ट है, दोनों मूत्र नली। और ये क्या करता है, ये मूत्राशय जो है, ब्लेडर जो है यहाँ पे, ये मूत्र को दोनों पहुँचाने का कार्य करता है। मतलब यहाँ आके दोनों मिल जाता है और दोनों मूत्र यहीं पे जमा करता है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे अब हम लोग देख लिए। अब दोस्तों जो होता है तीसरा है यहाँ पे मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लेडर। दोस्तों यह मूत्र के संग्राहक के रूप में काम करता है। जो दोस्तों यूरिनरी ब्लेडर होता है, मूत्राशय होता है, यह मूत्र को संग्राहक मतलब जमा करता है और मूत्र को संग्राहक के रूप में कार्य करता है। तो ये चीज़ हो गया। चौथा है दोस्तों मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। दोस्तों ये जो मूत्र नली जो बनता है मतलब जो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें चौथा जो है मूत्र मार्ग तथा यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा कहाँ चाहिए हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे है देखिए, ए यूरेथ्रा है, ए मूत्राशय में जमा हो गया दोस्तों। ए यूरेटर से आया मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा बताता हूँ आपको। ये जो दोस्तों है यहाँ पे देखिए, ए किडनी से मूत्र दोनों नली दोस्तों यहाँ पे ये दोनों नली से आया, दोनों नली से मूत्र आया, आकर दोस्तों मूत्राशय में ब्लेडर में जमा हो गया, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर में दोस्तों जमा होने के बाद यहाँ पे देखिए एक नली खुलता है जिसको हम लोग मूत्र द्वार यूरेथ्रा कहते हैं। देखिए तो यूरेथ्रा होता क्या दोस्तों, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, जिसको हम लोग मूत्र द्वार भी कहे हैं। दोस्तों यह एक नली है जिससे होकर मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर निष्कासित होता है। दोस्तों जो यूरेथ्रा होता है, जो मूत्र मार्ग होता है, उसमें दोस्तों होता क्या है कि जो मूत्राशय में जो मूत्र जमा है उससे दोस्तों इस यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से मूत्र बाहर निकलता है, निष्कासित होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं दोस्तों जो कि बनने से लेकर और बाहर निकलने तक मूत्र का हम लोग देखे हैं। बनता कहाँ है, किडनी में, और बनने से लेकर दोस्तों कैसे पास होता है, कैसे जाकर जमा होता है और कैसे निकलता है, तो हम लोग देख लिए। अब दोस्तों आसानी से आप लोग इसको लिख देंगे। 4 दूना 8 लाइन में ए हो जाएगा। और मानिए दोस्तों 5-6 लाइन में मूत्र के बारे में आप लिख देंगे, जो कि हम आगे बताएंगे। और दोस्तों उसके बाद है यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों ये जो चित्र है, चित्र को दोस्तों आप 1 पेज में बनाइएगा। दोस्तों चित्र एकदम आसान है, चित्र बिल्कुल आसान है। अगर आपसे पूछा जाए यूरिनरी सिस्टम के बारे में तो कितना आसान चित्र है खुद से देखिए। इस बगल 2 कर देना है दोस्तों, इसके बीच में दोनों से ऐसे कनेक्ट करके नीचे ले आना है। उसके बाद दोस्तों ऐसे लाइन 2 खींच देना है, फिर दोस्तों इसके पीछे थोड़ा ये ऊपर कर देना है। और दोस्तों जो है इसको इससे कनेक्ट और इसको इससे कनेक्ट कर देना है। और बीच में जो दोस्तों है इसके एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है और नीचे तक लाकर फिर मूत्राशय बना देना है और फिर नली दे देना है। तो इस तरीक़ा से बहुत आसान है, बना सकते हैं। अच्छे से बनाइएगा, याद करके ध्यान में रखिएगा कि कौन चीज़ किधर है, ध्यान में रखिएगा। इजी ये है। और नामाकरण जरूर कर दीजिएगा कि कौन चीज़ कहाँ पे है, यहाँ 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 ये इस सबको नामाकरण जरूर कीजिएगा। नामाकरण पे बहुत अच्छा नंबर मिलता है। तो दोस्तों सिर्फ चित्र बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, नामाकरण कीजिएगा तो आपका फुल नंबर मिलेगा। तो दोस्तों जो भी चित्र वाला क्वेश्चन होता है, आधा नंबर आपको चित्र पर ही मिलेगा और बाद बाकी जो दोस्तों होता है वो आपको लिखने पर मिलता है। तो दोस्तों समझ गए, मूत्रीय संस्था हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे दोस्तों 3 अब दोस्तों जो ब्रीक होता है, ब्रीक के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो ब्रीक के बारे में क्या लिखेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों गुर्दे जो होता है, नलिकाएं युक्त एक प्रकार की ग्रंथियां होती है। दोस्तों जो ब्रीक है हमारा ग्रंथि है, एक प्रकार का दोस्तों ग्रंथि है जो नलिका युक्त होती है। ये नलिका विहीन नहीं होती है, नलिका युक्त होती है। ये संख्याएं में 2 होती है। जो दोस्तों किडनी है ये 2 होती है, हम लोग अभी देखे हैं। इन ग्रंथियों का स्राव मूत्र होता है जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को जलीय मिश्रण होता है। दोस्तों जो किडनी होता है ये जो दोस्तों क्या चीज़ का स्राव करता है, ग्रंथि से। तो दोस्तों ये मूत्र का जो निर्माण होता है उसको ये स्राव करती है। और दोस्तों साथ ही जो मूत्र होता है उसमें दोस्तों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का जलीय मिश्रण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूत्र में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ है, बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ है, मिला हुआ रहता है।
तो ही है। उसके बाद है अर्थात रक्त में विकार युक्त जल को, जो दोस्तों विकार युक्त जो जल है जो ब्रिक द्वारा ही छानकर अलग किया जाता है दोस्तों। अब अर्थात ये भी है कि रक्त में दोस्तों जो भी विकार मतलब जो भी बीमारी पैदा करने वाला जल होगा, जो भी दोस्तों खराब जल होगा, जो भी दोस्तों विषैला जल है, उसको जो है ब्रिक ही दोस्तों छान के क्या करता है, अलग करता है। तो ये चीज़ें समझ गए। दोनों गुर्दे संयोजी ऊतकों से निर्मित बंधनों से कसकर क्वाड्रेट, लंबरोल, स्वाजेज, मेजर मांसपेशियों के साथ संलग्न रहते हैं दोस्तों। जो दोनों किडनी है ये संयोजी ऊतक से निर्मित जो होता है बंधन, उससे कसकर क्वाड्रेट, लंबरोल मतलब जो दोस्तों इसका स्थिति होता है क्वाड्रेट, लंबरोल होता है, श्वास मेजर पेशियों के साथ संलग्न रहता है। तो ध्यान में हो गया कि दोनों जो किडनी है वो संयोजी ऊतक के साथ निर्मित बंध से क्या होगा, बंधा होगा, और क्वाड्रेंट, लंबरोल जो होगा उस स्थिति में होगा, और श्वास मेजर पेशियों के साथ ये क्या होगा, संलग्न रहेगा। उसके बाद है गुर्दे वक्ष गुहा की अंतिम पसलियों के जोड़े के सामने की ओर 12वें वक्ष कशेरु के ऊपरी किनारे से प्रारंभ होकर दोस्तों जो गुर्दा होता है वो वक्ष गुहा जो होता है उसके अंतिम पसलियों के जोड़े के सामने की ओर 12वें वक्षीय कशेरु के ऊपरी किनारे से प्रारंभ होकर तीसरे लंबर के सुरेख तथा स्थिर रहते हैं। जो दोस्तों हमारा गुर्दा है इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जो यहाँ पे स्थिति बताया गया है कि गुर्दा कहाँ पे स्थित होता है, तो दोस्तों जो गुर्दा होता है वो वक्ष गुहा के अंतिम जो पसली है उसके जो जोड़ा है दोस्तों उसके सामने से जो 12वां वक्षीय कशेरुक जो होता है उसके ऊपरी किनारे से प्रारंभ होता है। कौन, ये चीज़ें मतलब जो ये दोस्तों गुर्दा है वो ऊपर से प्रारंभ होके तीसरे लंबर कशेरुक जो है उस पर उसके तक स्थित रहता है। मतलब दोस्तों सीधा समझिए कि जो वक्ष गुहा है उसके अंतिम पसली के जोड़े के सामने जो 12वां वक्षीय कशेरुक है ना उसके ऊपर एक क्या होता है, किडनी प्रारंभ होता है। प्रारंभ होने के साथ ही जो तीसरे लंबर कशेरुक का है वहाँ तक क्या होता है, ये स्थिर रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लिए, इसका पोजीशन हो गया। मतलब दोस्तों सीधा समझिए कि जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा यहाँ है तो किडनी क्या होगा, यहाँ होगा, और इसके नीचे क्या होगा दोस्तों, ये 12वें पसली के क्या होगा, कशेरुक के ऊपर होगा। मतलब ये जो किडनी है ये दोस्तों ये जो किडनी है ये क्या होगा, ये वक्ष कशेरुक के ऊपर होगा 12वें पसली के सामने, जोड़े के सामने। और जो तीसरे लंबर है वो दोस्तों तीसरे लंबर पर ये क्या होता है, स्थित होता है। ये जो किडनी है ये तीसरे लंबर यहीं आसपास होगा जहाँ पे स्थित होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक वयस्क व्यक्ति के प्रत्येक गुर्दे का लगभग 135 से 150 ग्राम होता है। दोस्तों जो हमारा किडनी है एक वयस्क एक अडल्ट व्यक्ति में जो होता है 135 से 150 ग्राम होता है। तो ये चीज़ समझ गए। आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ वयस्क में जो गुर्दे का वजन होता है वो कितना होता है, तो 135 से 150 ग्राम। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई लगभग 5 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच तथा मोटाई 1 इंच होता है। दोस्तों आपको ये चीज़ समझना चाहिए, जो गुर्दा होता है उसका लंबाई 5 इंच होता है, लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई इसका आधा होता है, 2.5 इंच चौड़ाई होता है, तथा इसका जो मोटाई होता है वो 1 इंच होता है। तो आप लोग समझ गए कि वजन कितना होता है और कितना लंबा चौड़ा मोटा होता है, कहाँ स्थित होता है और किससे बना होता है। तो समझ गए गुर्दा का क्या कार्य होता है। हम लोग ऊपर यहाँ भी देख लिए, ये विकार युक्त जल को शरीर से बाहर निकालता है, साथ ही जो विकार युक्त जल है जो जल में रक्त में घुला है उसको भी छनने का कार्य करता है। तो ये चीज़ हो गया, मूत्र निर्माण का कार्य करता है। तो ये सारे कार्य भी देख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे चित्र पूछेगा, चित्र लिखना ही पड़ेगा। अगर गुर्दा से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा तो चित्र भी लिखना ही पड़ेगा। देखिए चित्र कितना आसान है, ऐसे करना है और दोस्तों ऐसे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद ऐसे बना देना है, ये ऐसे बना देना है और उसका नामकरण कर देना है, और बीच में दोस्तों ऐसे से जैसे जैसे है उसको आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग किडनी भी देख लिए। शॉर्ट नोट्स में अगर आपको किडनी पूछता है तो आप लोग लिख कर चित्र बना दीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों किडनी में होता क्या है, कॉर्टेक्स होता है, बाहरी परत, यूरेटर, रीनल पेल्विस, रीनल दोस्तों वेन, रीनल आर्टरी। दोस्तों ये जो है ऊपर वाला ही भाग ना हम देखें, ये यूरिनरी सिस्टम है दोस्तों, ये यूरिनरी सिस्टम है। देखिए ये यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में आर्टरी, वेन, दोस्तों यूरेटर था ना, तो ही चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इधर देखिए मेंडुला है, रेनल पाइमिड है, साइलेक्स है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा चित्र में और याद कर लीजिएगा। नामकरण आप लोग नामकरण कर दीजिएगा, चित्र बना दीजिएगा। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। तो साथियों ये था 4 क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक विदा लेते हैं। और दोस्तों प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखिए और शेयर कीजिए साथियों के बीच में। जिनको भी PDF लेना है आइए इंस्टाग्राम पे हम PDF दे देंगे आपको, पढ़िएगा और बाद बाकी वीडियो से पढ़ते रहिए।